सुप्रभात बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं आपका हिंदी अध्यापक देव कुमार आचार्य पाठ 3 बस की यात्रा लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई। ये हिंदी के प्रथम रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। हिंदी गद्य साहित्य के व्यंग्यकारों में हरिशंकर प्रसाद का अग्रगण्य स्थान है। इनकी कहानी है हंसते हैं रोते हैं। उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। उस प्रसिद्ध उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी और एक निबंध संग्रह भी इनका है भूत के पांव पीछे। व्यंग्य का अर्थ होता है ताना मारना, सुंदर शब्दों का प्रयोग करके किसी का मजाक उड़ाना, अपनी बात को सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर कहना, परंतु जिसे कही जाए उसकी समझ में उसका अर्थ आ जाना, इसे कहते हैं व्यंग्य। बस की यात्रा में भी व्यंग्य किया गया है। जो हमारी व्यवस्था है, रोडवेज परिवहन जो हमारे चलते हैं, यातायात का जो साधन होते हैं हमारी बस, उस पर व्यंग्य किया गया है। स्थान स्थान पर इसमें व्यंग्य किए गए हैं। तो इस प्रकार से इसमें दिखाया जा रहा है कि हम 5 मित्रों ने तय किया, लेखक और उसके 4 मित्र उसके साथ में बस यात्रा कर रहे हैं। तो उसमें उनके साथ क्या क्या घटना होती है और लेखक ने वहाँ पर क्या क्या व्यंग्य किए हैं, तो उन घटनाओं को लेकर के ये पाठ आगे बढ़ता है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। पन्ना और सतना एक स्थान का नाम है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। लेखक ने पूछा कि इस बस से शाम की यात्रा क्यों नहीं की जा सकती? तो किसी ने जवाब दिया कि डाकू वगैरह तो यहाँ कुछ नहीं मिलते, परंतु ये बस जिसमें आप जाएंगे यही डाकिन है। ये पता नहीं कब आपको डुबा दे, कब आपको गिरा दे और आपकी यात्रा सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब ये है। आगे इन्होंने कहा कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब बस आई तो उसको देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। यहाँ भी व्यंग्य किया गया है। खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात टूटी फूटी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, अर्थात इसमें जगह जगह क्रैश हो रही थी ये बस। और टूटी फूटी एक तरीके से जिसको बोलना चाहिए कि खटारा टाइप गाड़ी ये थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ भी एक व्यंग्य किया गया है। लेखक ने सीधे सीधे शब्दों में बात न कह करके अपनी बात को मजाक रूप में कहा है कि लोग ऐसी बस में इसलिए यात्रा नहीं करते कि ये टूटी फूटी है, जबकि उसको बोल दिया, दूसरे शब्दों में कह दिया
कि ये वृद्धा है, बूढ़ी हो गई है और बूढ़ी बस पर चढ़ना अच्छा नहीं है, यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। उसने कहा भाई ये तो एक दम ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एंटीक पीस हो, इसको पूजा के स्थान पर रखना चाहिए और पूजा के स्थान पर रख करके इसकी पूजा करनी चाहिए, ऐसी बस लग रही थी ये। उन्होंने कहा तो यहाँ व्यंग पर व्यंग कसे जा रहे हैं और समझाया जा रहा है, चुटीलापन है, रोचक बना दिया है, पाठ को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो इसको कहते हैं व्यंग करना। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी इसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है, अपने आप ये चलती है? इसने जवाब दिया हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो यहाँ देखो इनकी नोक झोंक भी व्यंग के रूप में हो रही है। ये जो कंपनी के हिस्सेदार हैं, बस के हिस्सेदार हैं, उन पर व्यंग कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा है कि हमारे से किस तरह के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो देखो कितना मजाक कर रहे हैं और मजाक के साथ में उनको कह रहे हैं अपनी बात। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवीली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में रखती है ना, तो ठीक उसी प्रकार से उसकी उपमा दी जा रही कि ये बस भी हमें अपने बेटों की तरह से गोद में लेकर के चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। उनको ऐसा लग रहा था कि जो हमें छोड़ने आए हैं ये हमें अंतिम विदाई दे रहे हों। जैसे कोई मर जाता है और उसके बाद में बड़े बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि भाई एक ना एक दिन तो सबको जाना है, ठीक उसी प्रकार से इनको भी लग रहा था कि हमारे साथ में आने वाले लोग हमें कह रहे हैं कि आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए, कूच माने होता है चले जाना, वहाँ से चले जाना, करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त माने कारण, कोई ना कोई कारण चाहिए, जाने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए। इस लाइन का ये अर्थ है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अर्थात इंजन की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आने लगी कि उनको ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही इंजन हो। हम इंजन के भीतर बैठे हैं, ऐसे लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है और या हम इंजन के अंदर ही बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था कि कहीं हमें न लग जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। सीट भी धड़ धड़ बोल रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। आप जानते हैं कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ उनसे आज़ादी लेने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए विभिन्न तरह के आंदोलन चलाए। उन आंदोलनों में से दो का जिक्र यहाँ है, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब है कि अंग्रेज़ों का सहयोग न करना और उनकी बात न मानना, लेकिन बड़े प्यार के साथ। सविनय अवज्ञा का आंदोलन का भी अर्थ यही है कि अपनी बात को कहना और अंग्रेज़ों की बात को विनय सहित मना कर देना कि हम आपका ये काम नहीं करेंगे। ठीक इन्हीं दो आंदोलनों का जिक्र इसमें करके व्यंग किया गया है बस के साथ।
बस की बॉडी के साथ, इंजन के साथ, उनके साथ व्यंग किया गया है और बताया गया है कि देखो आगे क्या कह रहे हैं कि उस समय ये बस जवान अवश्य रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, अर्थात उसकी जो बॉडी है उसके पार्ट से असहयोग कर रही थी, उसके पार्ट हिस्से उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर, नली मतलब एक प्लास्टिक की जैसा टंकी का पाइप होता है, घरों में टंकी होती है, टोटी होती है, उसका पाइप लगा करके हम छिड़काव करते हैं, उस प्रकार का पाइप उसने निकाला ड्राइवर ने और अपनी बगल वाली जो बाल्टी थी उसमें पेट्रोल रखा था उसमें डाला और डाल करके इंजन में डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। ये भी एक व्यंग किया गया है। यहाँ बोला गया है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कंपनी के हिस्सेदार इसमें सफ़र कर रहे हैं ना, वो इंजन को अपनी गोद में लेंगे और गोद में ले करके उसको बच्चे की तरह से, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक उसी प्रकार से डीजल पिलाएंगे। और हमें उसको देख कर के हंसी आ रही थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ से हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ उनसे टकरा न जाए। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। एक क्षीण चांदनी अर्थात मंदम मंदम शाम का प्रकाश, चांद का धीरे धीरे धीमे प्रकाश में मैं वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा यानी कि बूढ़ी थक कर बैठ गई हो। उसे गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया यानी ये बस मर गई तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। आगे हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। इसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, बुढ़िया की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात बस की हेडलाइट खराब हो गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी अर्थात धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। पहले जवानी में बहुत तेज चलती थी, अब नहीं चलती हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक डॉक्टर फिस करके बैठ गया।
वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, अर्थात उसमें पंक्चर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग माने बलिदान। बलिदान की ऐसी भावना बहुत कम देखने को मिलती है। देखो यहाँ भी एक व्यंग्य किया गया है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। हम धरती पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। इस धरती पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब लेखक को ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं आज बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन जो भी समय है उस समय को हमें अच्छी प्रकार से इसमें बिताना है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। इस पाठ को आप पुस्तक के माध्यम से पढ़ सकते हैं और इसके माध्यम से पढ़ करके यदि आपको कहीं भी कठिनाई दिखाई देती है तो शेयर के माध्यम से आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, उनका उत्तर आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओके।